तो चलिए सीधे आज के इस विश्लेषण में चलते हैं। आज का विषय ना बहुत ही दिलचस्प है। हम बात कर रहे हैं एक बहुत बड़े और बुनियादी बदलाव की। कैसे हम कुछ चुनिंदा प्राइवेट कंपनियों के कंट्रोल वाले चोक पॉइंट से आज़ाद होकर एक पूरी तरह से नए पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये हमारी पूरी डिजिटल दुनिया की नींव को हिलाकर रख देने वाला है। मतलब आज हमारा डेटा, हमारा पैसा असल में किसके कंट्रोल में है और आगे जाकर ये ताकत किसके हाथ में जाने वाली है, हमें आज यही समझना है। अब जब भी नई टेक्नोलॉजी की बात आती है ना, तो अक्सर लोग कहते हैं कि अरे इसमें तो बहुत कमियां हैं। लेकिन जरा 1972 के बारे में सोचिए, जब ईमेल का आविष्कार हुआ था, तो क्या वो एकदम परफेक्ट था? बिल्कुल नहीं। जब हम क्रिप्टोकरेंसी या नई डिजिटल संपत्तियों की बात करते हैं, तो ये सवाल लाजमी है कि क्या ये सिस्टम परफेक्ट है? जवाब है नहीं। शुरुआती दौर में हर बड़ी तकनीक में कमियां होती हैं। क्रिप्टोकरेंसी के शुरुआती दिन भी कुछ ऐसे ही हैं। किसी भी क्रांतिकारी चीज को पूरी तरह से मैच्योर होने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। और यहीं पर एंट्री होती है बिटकॉइन की। देखिए, बिटकॉइन सिर्फ कोई डिजिटल सिक्का नहीं है, बल्कि कंप्यूटर साइंस के इतिहास की एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि है। ये दुनिया का सबसे पहला ग्लोबल और पब्लिक डिजिटल पेमेंट नेटवर्क है। इसकी सबसे कमाल की बात क्या है पता है? ये बिना किसी मिडिलमैन या बिचौलिए के काम करता है। कोई भी इंसान दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर सिर्फ एक कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन के जरिए इसका इस्तेमाल कर सकता है, वो भी बिना किसी बैंक या कॉर्पोरेट की इजाजत लिए। ये एक ऐसा पब्लिक मनी नेटवर्क है जिस पर किसी का एकाधिकार नहीं है। अब जरा आज की व्यवस्था के इस बहुत बड़े विरोधाभास पर गौर कीजिए। हम जानकारी भेजने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना? कोई भी वेबसाइट बना सकता है, ईमेल भेज सकता है। लेकिन जब बात डिजिटल तरीके से पैसे भेजने की आती है, तो कहानी एकदम बदल जाती है। वहां हम आज भी प्राइवेट बैंकों की खाता बहियों या उनके लेजर्स पर पूरी तरह से निर्भर है। जानकारी भेजना तो एकदम आज़ाद है, लेकिन अपना ही पैसा भेजने के लिए हमें इन प्राइवेट संस्थाओं से परमिशन लेनी पड़ती है ना? अजीब। और सच कहूं तो यही प्राइवेट कंट्रोल एक बहुत भयानक समस्या को जन्म देता है। जब पूरी दुनिया का पैसा और बेहद संवेदनशील जानकारी कुछ गिने चुने प्राइवेट सर्वर्स में बंद हो जाती है, तो इसे हम सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर कहते हैं। यह हैकर्स के लिए किसी सोने की खदान या हनीपॉट से कम नहीं है। सारी जानकारी एक ही जगह केंद्रित होने का सीधा सा मतलब है कि अगर कोई हैकर सिर्फ उस एक सर्वर में सेंध लगा दे, तो पूरा का पूरा सिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। और यह सिर्फ कोई थियरी नहीं है, ऐसा सच में हुआ है। 143 मिलियन यानी करीब 14 करोड़ 30 लाख। जरा इस नंबर की विशालता के बारे में सोचिए। ये उन अमेरिकियों की संख्या है जिनके बेहद संवेदनशील सोशल सिक्योरिटी नंबर्स सिर्फ एक झटके में हैकर्स के हाथ लग गए थे। वजह? इक्विफैक्स नाम की एक प्राइवेट कंपनी के सिस्टम में सेंधमारी। जब करोड़ों लोगों का डेटा एक ही जगह रखा हो, तो एक सिंगल हैक करोड़ों जिंदगियों की प्राइवेसी को दांव पे लगा सकता है। और आर्थिक नुकसान के मामले तो और भी रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। 1.8 बिलियन डॉलर्स यानी 1.8 बिलियन डॉलर्स की चोरी, ये इतिहास की सबसे बड़ी बैंक डकैती है। और सबसे बड़ी बात, इस डकैती में कोई बंदूक या मास्क का इस्तेमाल नहीं हुआ था। पंजाब नेशनल बैंक के ही कुछ भ्रष्ट कर्मचारियों ने स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम के अंदर हेराफेरी करके इतनी बड़ी रकम गायब कर दी। ये घटना बिल्कुल साफ कर देती है कि जब सारा पावर और कंट्रोल कुछ प्राइवेट लेजर्स में होता है, तो अंदरूनी गड़बड़ी करना कितना आसान हो जाता है और इसके नतीजे कितने विनाशकारी होते हैं। बात सिर्फ डिजिटल डेटा या पैसों तक ही सीमित नहीं है। ये खतरा अब हमारी भौतिक दुनिया, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में घुस चुका है। आज की डेट में अस्पतालों में मरीजों को लगने वाले पेसमेकर्स, बच्चों के कमरों में लगे बेबी मॉनिटर्स और यहां तक कि हाईवे पर दौड़ती हुई जीप गाड़ियों तक को हैकर्स ने रिमोट से कंट्रोल करके दिखा दिया है। आज के इस इंटरनेट ऑफ थिंग्स के दौर में अगर कोई प्राइवेट सर्वर हैक होता है, तो ये सीधे सीधे लोगों की जान पर बनाती है। लिटरली ये जान का खतरा है। तो ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी और जरूरी निष्कर्ष पर ले आता है। कोई भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, हेल्थ केयर हो या हमारी अर्थव्यवस्था हो, उसे सिर्फ एक या दो प्राइवेट कंपनियों के भरोसे बिल्कुल नहीं छोड़ा जा सकता। प्राइवेट कंपनियां जरूरी हैं, वो कमाल का काम करती हैं, लेकिन जब बात इतने अहम ढांचों की हो, तो सारी ताकत कुछ गिने चुने हाथों में सौंप देना बहुत बड़ा रिस्क है। हमें एक ऐसे सिस्टम की सख्त जरूरत है जो इस तरह की कमजोरियों से पूरी तरह आजाद हो। और इस कमजोरी को हमेशा के लिए दूर करने का तरीका समझने के लिए हमें इंटरनेट के खुद के सफर को देखना होगा। इंटरनेट कैसे विकसित हुआ और कैसे अब हम विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर हम इंटरनेट के एवोल्यूशन को देखें, तो शुरुआत हुई थी वेब 1 से।
वो AOL वाला दौर, जहां हम सिर्फ वेबसाइट्स को रीड कर सकते थे, बस पढ़ सकते थे। फिर क्रांति आई वेब 2 की शक्ल में। अब हम पढ़ भी सकते थे और लिख भी सकते थे, यानी ब्लॉग्स और सोशल मीडिया आ गए। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पेंच था। सारी ताकत, सारा डेटा और सारा मुनाफा कुछ ही दिग्गज टेक कंपनियों की मुट्ठी में कैद हो गया। और अब हम कदम रख रहे हैं सबसे रोमांचक दौर में, वेब 3। यहां आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और सबसे अहम, आप ओन कर सकते हैं, यानी आप खुद मालिक बन सकते हैं। यहां नेटवर्क का कंट्रोल किसी टेक जायंट के पास नहीं, बल्कि सीधे डिसेंट्रलाइज्ड टोकन होल्डर्स के पास होता है। ये जो ओनरशिप या मालिकाना हक है ना, यही वेब 3 का असली गेम चेंजर है। इतिहास में ये पहली बार हो रहा है जब आम लोग सीधे तौर पर उस नेटवर्क के मालिक बन सकते हैं जिसका वो दिन रात इस्तेमाल करते हैं। पहले क्या था, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी कंपनियों की जागीर हुआ करता था, लेकिन अब डिजिटल एसेट्स के जरिए नेटवर्क को चलाने की जिम्मेदारी और उससे होने वाला फायदा, ये दोनों चीजें उन आम लोगों के हाथों में आ गई हैं जो उस नेटवर्क का हिस्सा है। ये इंटरनेट की दुनिया में एक सच्चे लोकतंत्र की शुरुआत है। इसे ऐसे समझिए, शुरुआती दौर में निवेशकों ने टेक कंपनियों को सपोर्ट करने के लिए उनके शेयर खरीदे थे, राइट? ये कुछ वैसा ही है, लेकिन एक बहुत बड़े फर्क के साथ। जब आप गूगल के शेयर खरीदते हैं तो आप एक प्राइवेट कंपनी में पैसा लगा रहे होते हैं, लेकिन जब आप इथीरियम या बिटकॉइन जैसे किसी लेयर 1 नेटवर्क का टोकन होल्ड करते हैं तो वो दरअसल उस नेटवर्क को सुरक्षित रखने और उसे कंप्यूटिंग पावर देने का एक इनाम होता है। इसका सीधा मतलब ये है कि टोकन रखने वाले लोग खुद उस नेटवर्क के भविष्य को तय करने के लिए वोट कर सकते हैं। कंट्रोल सीधे तौर पर कम्युनिटी के पास आ जाता है। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पे लाके खड़ी कर देती है। जरा सोचिए, क्या हमारे इंटरनेट और हमारी इस पूरी डिजिटल दुनिया का भविष्य कुछ मुट्ठी भर टेक कंपनियों के बंद बोर्डरूम्स में तय होना चाहिए, या फिर इसका फैसला उन करोड़ों आम लोगों के हाथों में होना चाहिए जो हर दिन हर पल इसका इस्तेमाल करते हैं? जिस तेजी से तकनीक बदल रही है वो साफ इशारा कर रही है कि ताकत अब वापस पब्लिक के हाथों में आ रही है। तो सवाल ये है, भविष्य की इस चाबी को असल में कौन संभालेगा?